बोलना पड़ेगा ना। हमारे गांधीनगर में बहुत सारे मिनिस्टर रहते हैं। गांधीनगर पूरे गुजरात की राजधानी है, तो वहाँ ये सिस्टम है कि पूरे गुजरात वाले कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो फाइल बना के लाते हैं, मिनिस्टरों को दे देते हैं। साहब, जब भी आपको टाइम मिले हमारी फाइल देख लेना, हमारी फाइल क्लियर कर देना। तब वो जब टाइम मिलेगा तब फाइल क्लियर कर देंगे, परंतु थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है ना। तो हम भी जो कुछ है हमारी फाइल बाबा के पास रखी जाए और बाबा को बोल देने का कि बाबा मेरी फाइल में रख रही हूँ, आपको जब टाइम मिले ना तब मेरी फाइल देख करके उसको क्लियर कर देना। और वही करना जिसमें मेरा कल्याण है। तो बाबा को पता है कि मेरा कल्याण किसमें है, और वो अपने आप ही हमारी फाइल क्लियर कर देंगे। मेरे को हमारे प्रिंसिपल को देख करके एक बात याद आ रही है। हमारी बहन ने ऐसे सुनाई दिया है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, स्कूल ही नहीं गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं स्कूल देखूं, कैसे स्कूल होती होंगी, कैसे बच्चे बैठते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ाते होंगे। तो हमारे पास एक दीदी, वेदांती बहन दीदी थे, तो उनसे मुझे बहुत स्नेह था। तो एक बार रक्षाबंधन का प्रोग्राम था और वेदांती बहन को राखी बांधने जाना था। तो उस दिन वो अकेले ही थी अहमदाबाद में। तो मेरे को बोला कैलाश बहन चलो, मैं आपको ले जाती हूँ। तो मैंने पूछा कहाँ जाना है दीदी? उसने बोला मैं आज आपको स्कूल दिखाती हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। कैसा स्कूल होता होगा, मैं स्कूल देखने जा रही हूँ, मैं स्कूल देखने जा रही हूँ। और उसी समय फिर बच्चों को थोड़ा छुट्टी दी होगी, बच्चे ऐसे दौड़म दौड़ इधर उधर सब ऐसे घूम फिर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दीदी के पास बैठी रही। मैंने कहा दीदी ये कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे, और कैसे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है दीदी। अरे बोला तेरे को तो स्कूल ही दिखाया है, और वो भी तीसरी चौथी पांचवी वाले बच्चे हैं। मैं आपको कॉलेज भी दिखाऊंगी। मैंने कहा उसमें क्या होता है, कॉलेज कैसा होता है? तो बोला उसमें बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार उनके पास गई, और लॉ कॉलेज है अहमदाबाद में, तो उसके साथ वहाँ लेक्चर था, तो उसके साथ मैं भी गई। और उसने कुछ बताया नहीं, और फुल हॉल बड़ा भरा हुआ था। तो हमने सोचा इस हॉल में कुछ लेक्चर का प्रोग्राम होगा और इसी हॉल में बच्चे पढ़ने आएंगे। तो फिर वहाँ कुर्सियाँ वगैरह सब लगाई हुई, और सभी हम लोग बहनें भाई कुछ बैठे, प्रोफेसर वगैरह। तो जब लेक्चर करना था तो हमारी दीदी ने ऐसे बोला, पता नहीं ऐसे ही खाली खाली बोला होगा। दीदी ने बोला कैलाश बहन मेरी तबीयत अच्छी नहीं,
मैं खड़ी नहीं रह सक रही हूँ, आज आप लेक्चर करो। तो हम हिमाचल प्रदेश की हूँ, हमारे को हिंदी नहीं आती थी। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो बोलती भी नहीं थी। फिर मैंने बोला मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, मेरे को हिंदी आती ही नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगी। उसने बोला नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तू 7 मिनट बोलना कैलाश बहन, आप बोलो। फिर मेरे को लगा कि सच्ची दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है, तो मुझे इतना साथ देना चाहिए। मैंने कहा भले। तो हमने बोलना शुरू किया। अभी 7 मिनट का पूरे होंगे, मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बोलती रही। तो वो दीदी ने मेरे को पीछे से ऐसे साड़ी खींची, तो मुझे पता चला मेरे 7 मिनट पूरे हो गए। और मैं मना वो हमारा जो लेक्चर था वो पूरा किया ढंग से। फिर जब पूरा किया तो हम बैठी, तो जो प्रोफेसर भाई थे, बहुत गंभीर भाई था, बाबा के रोज सेंटर पर भी आता था, लेकिन मन एकदम कभी हंसता बोलता नहीं था। हम गंभीर थे, तो हमारे को उनसे काफी डर भी लगता था। तो वो खड़े हुए और सारे बच्चे जो बैठे हुए थे उनसे बात करने लगा। तो मैंने वेदांती बहन से पूछा कि ये सब लोग बैठे हैं, तो बच्चे कब आएंगे पढ़ने वाले? तो कि यही बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा। फिर वो प्रोफेसर भाई ने बोला कि आप बता सकते हैं कि ये बहन जी कितनी पढ़ी हुई होगी। मेरे को तो बहुत खराब लगा कि ठीक है, मैं पहली बारी बोली, नहीं अच्छी बोली, बराबर है, परंतु ये भाई ने सभा के बीच में क्यों पूछा? तो पर बैठे हुए थे, फिर तो कुछ नहीं बोल सकते ना। तो कोई ऐसे बोल रहे थे, हमारे को तो पता नहीं हिमाचल में, या और आजकल के बच्चों जैसे भी नहीं, जो छोटे बच्चों को भी पता प्रोफेसर किसको बोलते हैं और टीचर किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, हमारे को ये भी पता नहीं था। तो वो पूछने लगे कि आप बता सकते हैं? तो किसी ने बोला कॉलेज किया होगा, किसी ने बोला MA किया होगा, कोई के MA किया होगा, और 2 जनों ने ऐसे बोला लास्ट में कि सर हमारे को ऐसा लगता है कि ये बहन ने PhD किया हुआ है। तो जब उसने ये बोला PhD किया हुआ है ऐसा लगता है, तो मेरे को और खराब लगा। हमने बोला कि ये भाई कहता है कि ये बहन नहीं पढ़ी हुई है। तो मैं थोड़ा चुप ही थी, पर एक बहन ने, दूसरी ने भी बोला कि साहब इन्होंने PhD किया हुआ है। तो मैंने बोला देखो, 2 जनों ने बोला नहीं पढ़ी हुई है। तो जैसे सब कुछ पूरा हुआ, हम चलने लगे। तो हमारे को एक भाई थे, उन्होंने बोला लो कैलाश बहन कमाल है, देखो हम तो इतना पढ़ाई में कितने वर्ष लगाए और कितना खर्च किया, रात दिन पढ़े, तब वो PhD वाली डिग्री मिलती है। और आपने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आधा घंटा लेक्चर किया और PhD की डिग्री ले ली। तो
मैंने बोला आप चुप रहो भैया, ऐसे नहीं बोलो। तो के नहीं नहीं कैलाश में ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा नहीं भैया आप हमारे को ऐसा नहीं बोलो। तो लेकिन पीएचडी क्या होता है वो पता ही नहीं था। बस मैं यही समझू नहीं पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है बोल रहे हैं। फिर हमारे को एक दीदी ने समझाया कि ये तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब पीएचडी की डिग्री ली जाती है, और तेरे लिए देखो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया, किसी ने बुलवाया थोड़ी उनसे। तो बोला ये तो बहुत बड़ी डिग्री होती है। फिर दूसरी बहन ने समझाया तो मैं थोड़ा ठीक हुई। तो मेरे को ये भाई जी को देख करके वो दिन याद आए, 21 वर्षों पुराने, 71 में। हाँ, तो उस समय देखो कैसे इतना सारा बाबा को हमारे को वैसे नींव पड़ी हुई है, इसका हमें दुख इसलिए होता था कि सब लोग कई बार हम नाश्ता देवे, किसी को चाय देवे, मना कुछ ना कुछ काम पड़े, तो कई बार बेचारे लोग हमारे से पूछ लेते थे बहन जी आप कितना पढ़ी हुई हो। तो बहुत खराब लगता था, कैसे बोलूं अनपढ़ हूँ, कैसे बोलूं। तो मैं ना पानी देती हुए तो वहाँ पानी टेबल पर रख दूंगी और आ जाएंगी, इतना बोलती थी मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ बस। फिर बाद में जाने का नहीं, समझो नाश्ता दिया है तो प्लेट लेने के लिए नहीं जाएंगी। मुझे ऐसा लगता था कि सबको पता मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ, फिर मेरे से क्यों पूछते हैं, हालांकि किसी को पता ही नहीं होगा। तो मेरे को मैं कई बार बाबा को कहती थी कि अगर मैं अनपढ़ थी तो बाबा आपने मुझे ज्ञान क्यों दिया, अपना क्यों बनाया, और अपना बनाया ही था तो पढ़ाया क्यों नहीं। सब लोग पूछते हैं क्या जवाब दूं। ऐसे ऐसे कई बार बाबा को याद करती थी। पर जब हम बाबा के पास आबू में गए अपने हेड क्वार्टर में, तब बाबा को भी मिली। तो हमारी दीदी ने भी परिचय दिया बाबा को कि बाबा ये कैलाश है और पढ़ी लिखी नहीं है और बोलती नहीं है और इसको कुछ भी आता नहीं था, हम बहनों ने सिखाया है और ये ध्यान में जाती है। तो बाबा ने पूछा अच्छा ध्यान अवस्था में जाती है बच्ची? हाँ जी बाबा जाती है। तो जब सब उठ रहे थे तो दीदी रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर निकलिए। उस समय बाबा ने हमें बोला कि बच्ची आप बाबा के पास झोंपड़ी में आना, कल सुबह 10:30 बजे आना। बोले तो वैसे हमारे पिताजी के काफ़ी गुरु भी थे, भक्ति मार्ग में खूब भक्ति करते थे। और जब हमारा जन्म हुआ, हमारे 6-7 पीढ़ियों के बाद हमारे घर में लड़की हुई थी। हमारे घरों में लड़कियां नहीं होती थी पर लड़कों का ही जन्म होता था। और जब हम आई होंगी तो बहुत खुशियां मनाई। और जब जन्म पत्री बनी तो उसमें था कि ये छोटी अवस्था में सन्यासी बनेगी, और दूसरा लिखा था कि ये बहुत कम उम्र में मर जाएंगी। तो ये सुन करके हमारी जो दादी माँ थी उसको बहुत धक्का लगा
कि मेरी लड़की जीवन में कैसे सन्यासी बनेगी, कैसे सन्यास लेकर के रहेंगी, कहाँ जंगलों में जाएंगी। तो मैं सन्यासी न बनूं, इसलिए उसने स्कूल में नहीं जाने दिया। उसने सोचा इस लड़की को पढ़ाऊंगी नहीं तो इतनी बुद्धिशाली भी नहीं होंगी, और जब बुद्धि इतनी नहीं होंगी तो सन्यासी कैसे बनेगी। सन्यासी बनने की भी समझ तो होनी चाहिए ना, इसलिए मुझे नहीं पढ़ाया था। और फिर जो भी साधु संत गुरु वगैरह थे उन्होंने भी यही बोला कि ये बच्ची आपकी सन्यासी बन जाएंगी, सन्यासी बन जाएंगी, फिर जल्दी मर जाएंगी। जब हम बाबा के पास गए तो बाबा ने भी बोला कि ये बच्ची है तो बहुत भाग्यशाली, लेकिन ये बच्ची सन्यासी बनना था तो ये जीवन तेरी सन्यासी जीवन ही है। और फिर बाबा ने भी बोला कि बच्ची बहुत जल्दी मर जाएंगी। बाबा मेरे को देख रहे थे तो ना मेरे को मरने का बहुत शौक था, बहुत इंटरेस्ट था मरने में। नहीं करना। मेरे को ऐसा एक इच्छा थी कि मैं जल्दी मरूं तो बहुत अच्छा, मैं मरूंगी तो दूसरा जन्म लूंगी, फिर छोटी बच्ची बनूंगी, फिर मैं बहुत पढ़ूंगी और बहुत सेवा करूंगी। इसलिए मैं मरना चाहती थी। तो बाबा ने बोला बच्ची मरने के लिए तुम माना पढ़ने के लिए ही मरना चाहती हो? जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए ही मरना चाहती है? जी बाबा। बाबा ने बोला और कोई दुख है ना, कोई कुछ बोलता है ना, कोई परेशानी करता ना, कुछ भी नहीं, तो बस पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। बाबा को बोला बाबा मुझे पढ़ने ही नहीं आता है। तो बोला बाबा ने कि जब पढ़ने ही नहीं आता है तभी तो बाबा पढ़ाएंगे ना बच्ची। पर बाबा को बोला बाबा मुझे नहीं आएगा, मेरे को पढ़ने के लिए दूसरा जन्म लेना ही होगा। तो बाबा ने बोला नहीं बच्ची, शाम के टाइम 5:30 बजे के करीब बाबा की ऑफिस में आना। उस समय जो पूरे विश्व से बच्चों के लेटर आते हैं वो लेटर उस समय बाबा सुनते थे। तो बाबा ने बोला कि उस समय थोड़ा टाइम निकाल करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बाबा ने बहुत खूब फोर्स किया, तो बाबा के पास गई। फिर वहाँ दरवाजे के बीच में मैं खड़ी रही साइड पर। तो बाबा ने जैसे बोला बच्ची आओ आओ, तो थोड़ी जगह थी तो दादियों के बीच में हम बैठी। तो बाबा ने बोला ये जो बच्ची है ना ये पढ़ी हुई नहीं है, और बाबा इस बच्ची को जब मिले तो बाबा ने देखा कि बच्ची पढ़ी हुई नहीं है तो बहुत दुख होता है, इसलिए बाबा ने बुलाया है और बाबा इस बच्ची को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो दादियों ने बोला बाबा इतनी छोटी बच्ची, इसको आप पढ़ाएंगे? बाबा इसको तो कोई किसी को भी ये काम देंगे तो कोई भी पढ़ा देगा। बाबा इस बच्ची को पढ़ाने के लिए
आप इतना समय नहीं गंवाओ। बाबा ने बोला नहीं, बाबा ने ही इस बच्ची को बुलाया है, बाबा ही पढ़ाएंगे। तो बाबा ने फिर थोड़ा लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया, 1-1.5 लाइन बाकी थी लिखने में, उतने में जयपुर में मैं रहती थी। तो जयपुर से हमारी दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि बाबा यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारी पार्टियाँ आ रही है अलग अलग समय जगह से, और बाबा हैंड्स कम हैं, तो आप कैलाशबेन को जल्दी जयपुर भेजो तो बाबा हमारा कार्य में कुछ मदद मिले। फिर तो बाबा ने पूरी बात सुनी। उसके बाद फ़ोन रखा और बाबा ने हमारे को बोला कि बच्ची तेरे को जयपुर बुला रहे हैं, तेरे को जयपुर जाना होगा। मैं चुप थी, कुछ भी बाबा को बोल नहीं रही थी, और मैं ऐसे करके चुपचाप बाबा के पास बैठी हुई थी। बाबा के बच्ची, तेरे को अभी ही जाना होगा, अभी तैयारी करो, पेटी तैयार करो और बच्ची जयपुर जाओ, आपको ये बच्ची छोड़ कर के आती है स्टेशन पर। तो बाबा को बोला कि बाबा मैंने आपको सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नूद नहीं है। तो बाबा बहुत रहम भावनाओं से, खूब रहम की दृष्टि से देख रहा था, और मैंने जैसे बोला कि बाबा पढ़ना मेरा ड्रामा में नूद नहीं है, ऐसे कह कर के मैं बहुत खूब रोई। बाबा के बच्ची चुप, और ज़्यादा रोना आवे। फिर तो बाबा ने बड़े ढंग से मुझे शांत किया और बोला, बच्ची तेरी जयपुर की दिनचर्या क्या है? तो हम पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन वहाँ पर म्यूजियम बना रहे थे, बाबा बनवा रहे थे। तो उस समय 50-55 लोग हर रोज हम सेंटर पर रहते थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची सारा दिन क्या करती हो? तो हमने बोला बाबा 3:30 बजे हमारे को बहनें उठाती है, और फिर उठ करके हम सिगड़ी जलाते हैं, वो कोलसे की जलाते हैं ना, सिगड़ी या अंगीठी जो भी बोलते हो, वो जलाते हैं। उसके ऊपर पानी गर्म करते हैं, सबको नहाना होता है, और मना चाय नाश्ता खाना पीना ये सब काम करना होता था। तो सारा दिन तो कोई भी टाइम नहीं है। फिर बाबा ने बोला बच्ची सारा दिन टाइम नहीं है, लेकिन जब सब लोग सो जावे ना, उस समय तुम बाबा को याद करना और एकांत में बैठना, एकाग्रचित्त होकर के बैठना, और किसी को भी बताना नहीं कि बाबा मुझे पढ़ाने वाले हैं। बच्ची अगर किसी को भी बोल देंगी ना, तो सब लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना बच्ची, वो नहीं कर सकेंगी। तो मैं तो वैसे भी नहीं बोलती थी। फिर बाबा ने जैसे बोला था वैसे ही हम तो जयपुर भी पहुंच गई। सारा दिन तो जैसे हमारी दिनचर्या थी उस प्रकार से हमने व्यतीत की। लेकिन जब रात पड़ी तो बहुत चिंता होने लगी
कि बाबा तो अब रह गया और मैं जयपुर पहुंच गई और बाबा तो निराकार है, गोल गोल। तो वो बाबा के पास, बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगा, क्या होगा? तो बहुत बहुत चिंता, बहुत बहुत टेंशन आ गया। परंतु बाबा ने बोला था कि बच्ची तुम बाबा को याद करेंगी ना तो बाबा पढ़ाएंगा। और बाबा ने बोला था कॉपी पेन लेके बैठना। तो हमने एक दादा से कॉपी और पेन मांगा। वो पेन क्या होती है वो मेरे को तो पता नहीं था, पेन अच्छी या पेंसिल अच्छी। दादा ने बोला बहन मेरी पेन तो बहुत बढ़िया है, वो तेरे को मैं दूंगा तो तू एक बार ऐसे करेंगी तो वो माना नहीं टूट जाएंगी, तो मैं तेरे को ना पेंसिल देता हूँ, जो भी दो। मुझे तो पता ही नहीं था। दादा ने पेंसिल और एक छोटी सी वो खाली कॉपी दे दी और रख ली। सब लोग सो गए, हम भी सोई हुई थी पर नींद ही ना आवे। कैसे